जिनके पास संविधान ने शक्तियां दी है वो अपनी पेंशन को खूब बढ़ा रहे हैं, जिनके पास शक्तियां नहीं है उनकी पेंशन को घटाया जा रहा है, यानी कि एनपीएस ओपीएस लागू किया जा रहा है। 9 नवंबर और 25 नवंबर को दिल्ली में हेड काउंटिंग तय करेगी कि ओपीएस लागू होगा या तो फिर नहीं होगा। कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस एकता दिखाने की जरूरत है। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गोहित कौशिक। ओपीएस को लेकर लगातार कर्मचारी लाचार नजर आ रहे हैं। ओपीएस का आखिर असली सच है क्या? इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल यादव जी, जो कि पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर भी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो नेता है वो अब भी पेंशन का फायदा उठाते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है उन कर्मचारियों के साथ और मुनाफा है उन नेताओं का। इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, भारतीय संविधान में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारी सरकार के 3 अंग होंगे। एक विधान पालिका होगी, एक न्यायपालिका होगी और तीसरा अंग होगा कार्यपालिका। न्यायपालिका में हमारी जुडिशरी आती है, विधान पालिका में हमारे नेता लोग आते हैं जो चुनकर जाते हैं और संसद में बैठकर, विधान पालिका में बैठकर कानूनों का निर्माण करते हैं, नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। और उन नीति और पॉलिसी और उन कानूनों को लागू करने का जो कार्य होता है वो कार्यपालिका का होता है। और वो कार्यपालिका में ये सारे के सारे कर्मचारी आते हैं। ये सरकार का एक हिस्सा ही है, सरकार से अलग समझ के ना देखा जाए। सरकार के 3 अंग होते हैं तो तीसरा अंग ये है। अब सरकार के पास, जिसको हम सरकार बोलते हैं, वो असलियत विधान पालिका है। विधान पालिका के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो अपना तो जो चाहे कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास श्रम की शक्तियां है। अपने वेतन बढ़ाने की शक्तियां, अपनी पेंशन बढ़ाने की शक्तियां, श्रम की शक्तियां है। वो कभी भी ध्वनि मत से किसी भी प्रस्ताव को पास कर लेते हैं, उनकी पेंशन बढ़ जाती है। वो ओपीएस को लागू करे, एनपीएस को लागू करे, यूपीएस को लागू करे, वो जिस भी चीज को लागू करे हो जाती है। तो अपने ऊपर तो वो ओपीएस को ही लागू करेंगे। और जिस तरह की प्रथाएं बहुत पहले से चली आ रहे हैं, उन्हीं प्रथाओं का पालन किया जा रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा। जिस तरह की पेंशन पहले मिलती थी वही पेंशन आज की तारीख में मिल रही है विधान पालिका के लोगों के लिए। दूसरी होती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की पेंशन घटाने या उस पर कोई भी पॉलिसी लागू करने का अधिकार विधान पालिका को नहीं होता। विधान पालिका कम नहीं कर सकती न्यायपालिका की पेंशन या उनके वेतन को। तो विधान पालिका कम नहीं कर सकती तो क्या कर सकती है? तो उनकी पेंशन को बढ़ा सकती है। तो बढ़ाने का अधिकार तो विधान पालिका के पास है, न्यायपालिका की पेंशन को और उनके वेतन को घटाने का अधिकार नहीं है। इधर कर्मचारी वर्ग है जो कार्यपालिका का हिस्सा है, ये बेचारे दबे कुचले लोग हैं। इनके पास कोई पावर नहीं होती, ये केवल आदेशों का पालन करते हैं। इनको जो सैलरी बढ़ानी होगी, घटानी होगी, वो विधान पालिका करती है। तो विधान पालिका उनके पेंशन पर या उनके वेतन पर पूरा अधिकार रखती है, घटाने को लेकर भी, बढ़ाने को लेकर भी। तो विधान पालिका अपने आप में एक सुप्रीम पावर है संविधान के हिसाब से। उसकी जुडिशरी पर नहीं चलती, यानी कि न्यायपालिका पर तो विधान पालिका का कोई बस नहीं चलता, लेकिन कार्यपालिका पर बस चलता है। तो उसकी चाबी मरोड़ देना, जब चाहे मरोड़ देना। जब कहे कि एनपीएस लागू होगा, फिर कहे कि यूपीएस लागू होगा, फिर कहे कोई अन्य स्कीम हम लेकर आ जाएंगे, फिर कहे ये घटेगा वो बढ़ेगा। इस तरह से एक कठपुतली की तरह कर्मचारियों को, यानी कि कार्यपालिका के लोगों को उलझाए हुआ है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। या तो कार्यपालिका के लोगों के पास श्रम की कोई शक्ति हो कि वो भी अपनी पेंशन के बारे में सोच सके, घटाने को लेकर, बढ़ाने को लेकर या वेतन को लेकर भी। उनके पास श्रम की कोई शक्ति नहीं है, वो वेतन लेते हैं और उसके बदले में अपनी सेवाएं देते हैं, बस इतना ही कार्य है। तो निश्चित रूप से कार्यपालिका के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि उनको जो मिलती थी उसमें से सिर्फ घटा कर दे रहे। एक तरफ देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से देश माननीय मोदी के कार्यकाल में और उसके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा भी है और बढ़ रहा है लगातार। तो उसमें कार्यपालिका की भूमिका भी लगातार रही है। ये नहीं कि विधान पालिका श्रम को बढ़ा देती है, ठीक है, जिसका नेतृत्व होता है नाम उसी का होता है, और असलियत में नेतृत्व क्षमता माननीय मोदी प्रधानमंत्री में बहुत अच्छी है, वो कर लेते हैं। लेकिन कार्यपालिका का अपना एक रोल होता है देश को विकास करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए।
तो कार्यपालिका अपनी भूमिका सक्षमता के साथ निभा रहा है, तो फिर उसके पेंशन में कटौती नहीं होनी चाहिए। उसकी जो ओपीएस उसको जो मिलती आ रही है पहले से, वही दे दो। कोई एक्स्ट्रा की मांग नहीं कर रहे कर्मचारी वर्ग, कोई नहीं करेगा हमें बहुत ज्यादा चाहिए। हम कह रहे जो हमें मिलती आ रही है बस वही दे दीजिए, हम उसी में संतुष्ट है। आप उसमें से भी घटाएंगे, देश आगे बढ़ रहा है, कर्मचारी पीछे जा रहे हैं, तो ये तो न्याय की बात नहीं हुई ना। सर, इसका मतलब साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि नेताओं को भी कहीं ना कहीं अपनी पेंशन पर रोक लगानी चाहिए और उनको अपनी पेंशन जो है वो कम करनी चाहिए। देखिए, जो नेता लोग हैं, जो विधान पालिका के लोग हैं, वो तो आते ही सेवा भाव के लिए है। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि जिसका सेवा भाव में अटूट विश्वास हो वही लोग चुनाव लड़ने की बात करें। तो वो किसी स्वार्थवश नहीं आते, सेवा भाव से आते। तो वो भी अपनी पेंशन को यदि कम करें और अपने वेतन को कम करें तो उससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। एक कंट्रोवर्सी जो बन गई है वो खत्म नहीं हो जाएगी। वो लोग भी कम कर ले अपनी। यदि वो एक बार चुनाव जीता तो एक पेंशन, दो बार चुनाव जीता तो दो पेंशन, तीन बार चुनाव जीता तो तीन पेंशन। कई बार लोग 6-6, 7-7 बार चुनाव जीते हुए हैं तो उनकी 6-6, 7-7 बार पेंशन मिल रही। तो उनको अपनी इस पेंशन में कटौती करनी चाहिए ताकि कर्मचारी वर्ग में, यानी कि कार्यपालिका के लोगों में एक स्पष्ट संदेश ये जाए कि कानून सबके लिए बराबर है, सब प्रत्येक प्रकार से काम कर रहे हैं और नेता लोग यानी कि विधान पालिका के लोग पावर का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे। जो उनको शक्तियां मिली है उस शक्ति को बराबर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। वही शक्ति कार्यपालिका के लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, वही विधान पालिका के लोगों को इस्तेमाल की जाती है, और वही शक्ति न्यायपालिका के लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो न्यायपालिका तो स्वयं सक्षम है अपने पेंशन को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए तो स्वयं सक्षम नहीं है, कम तो कर सकते हैं। तो न्यायपालिका के लोगों को भी सोचना चाहिए। यदि सभी के लिए पेंशन का ही मुद्दा बन रहा है तो सभी को सोच लेना चाहिए और स्वेच्छा से सोच लेना चाहिए, ताकि पूरे भारतवर्ष में एक स्पष्ट मैसेज जाए, एक स्पष्ट संदेश चला जाए कि नहीं, जब सभी लोग अपने अपने पेंशन में कटौती कर रहे हैं तो कार्यपालिका के लोग भी कर रहे हैं। अब स्पष्ट संदेश नहीं जा रहा। जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पावर है, वो अपनी पेंशन बढ़ा रहे हैं, जिनके पास पावर नहीं है उनकी पेंशन घटा रहे हैं। जी सर, क्या संदेश देना चाहेंगे उन कर्मचारियों को जो इस वक्त अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं? साथ ही 9 नवंबर को प्रदर्शन भी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनमें एक हौसला अफजाई जो आप उनको देना चाहेंगे और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार जो होती है, विधान पालिका हो जाती है, जिसके हाथ में कानून बनाना होता है, जिसके हाथ में नीति और नियम बनाने होते हैं, वो हमेशा हेड काउंटिंग को देखकर अपने फैसले लेती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि 9 नवंबर को और 21 नवंबर, 25 नवंबर को अगर हेड काउंटिंग बहुत अधिक रही दिल्ली में, तो निश्चित रूप से सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। और यदि हेड काउंटिंग उतनी नहीं हो पाई, यानी कि लोग उतने इकट्ठे नहीं हो पाए अपनी मांगों को लेकर, तो सरकार के पास ये मैसेज जाएगा कि लोग जो है यूपीएस में खुश है, एनपीएस में खुश है, ओपीएस की डिमांड ठीक नहीं थी, कुछ लोग कर रहे थे, तो वो टाइम टाइम फीस हुए। तो सरकार का एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब ये देखना है 9 नवंबर को और 25 नवंबर को कि हेड काउंटिंग कितनी होती है। उसी दिन तय हो जाएगा कि पेंशन ओपीएस मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। जी।